नमस्कार साथियों, मैं नीरज कांति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनके ग्लोबल एजुकेशन पर। साथियों, आज है तारीख 13 जुलाई 2026 और आज की डेट में हम द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में छपने वाले उन प्रमुख आर्टिकल्स को डिटेल में देखेंगे जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। साथियों, यहाँ पर हम सबसे पहला जो आर्टिकल देखेंगे वह हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी अभी यहाँ पर विजिट हो रही है और उस विजिट के दौरान यहाँ पर माओरी हाका एक प्रकार का ओल्ड ट्रेडिशन है जो कि हमें न्यूजीलैंड के अंदर देखने को मिलता है और उसी ट्रेडिशन के अंतर्गत जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनका स्वागत किया गया। इस वजह से ये हमें न्यूज में देखते हुए नजर आ रहा है। साथियों, आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हो कि किस प्रकार से उनका स्वागत किया जा रहा है। अभी हम चीजों को डिटेल में देखेंगे, अभी एक बार इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इसी के साथ साथ जो हमारा दूसरा आर्टिकल है वो आप देख सकते हो आईएनएस महेंद्रगिरी को, जो हमारा ईस्टर्न कमांड है यानी विशाखापत्तनम की जो फ्लीट है उसको बेसिकली सौंप दिया गया है। ठीक है, तो ईस्टर्न कमांड क्या है और आईएनएस महेंद्रगिरी को जो कमीशन किया गया है उसके क्या स्पेसिफिक फीचर्स हैं, हम यहाँ पर चीजों को डिटेल में देखेंगे और ये इंडियन नेवल फोर्सेस को किस प्रकार से और ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा डिटेल में देखते हैं। इसी के साथ साथ जो अगला आर्टिकल आप यहाँ पर देख रहे हो कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, स्पेसिफिकली बात हो रही है हायर एजुकेशन की। यहाँ पर क्या किया गया, एक सर्वे किया गया जो कि है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2023 और 24। अब ये जो पहले हमें सर्वे देखने को मिला उसके अंदर हमें नजर आया कि 47% हमें राइज देखने को मिल रहा है फॉरेनर जो स्टूडेंट्स हैं उनके संदर्भ में। तो इंडिया के अंदर जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या 47% तक बढ़ी है पूरे लास्ट डिकेड में, यानी पूरे 10 साल में। अब ऐसा क्यों है और चीजों को यहाँ पर अभी हम डिटेल में देखेंगे। इसी के साथ अगला आर्टिकल आप यहाँ पर देख सकते हो, बेसिकली स्पेस से संबंधित है। एक आर्टिकल चाइना से संबंधित है और दूसरा क्या है, इंडिया से संबंधित है। चाइना ने अभी बेसिकली क्या किया है, रीयूजेबल जो रॉकेट है उसका सफल परीक्षण कर लिया है और इसी तरह से जो एक मेजर लीप यानी एक प्रकार से स्टेप है वो चाइना की तरफ से नजर आ रहा है स्पेस रेस के अंतर्गत। यानी अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्पेस एक्स और स्पेस एक्स के बाद ब्लू ओरिजिन, ये दो ऐसी कंपनियां थी वर्ल्ड के अंदर या देश थे, स्पेसिफिकली यूएसए, वो इस पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन चाइना ने भी अब रीयूजेबल जो रॉकेट सिस्टम होते हैं उनको भी यहाँ पर डेवलप कर लिया है। इसी के साथ इंडिया की बात करें तो इंडिया ने भी क्या किया है कि गगनयान का जो क्रू मॉड्यूल है उसके सिस्टम का सफल परीक्षण कर लिया है। अब यहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे कि गगनयान मिशन क्या है और उसके अंदर जो क्रू मॉड्यूल है और सर्विस मॉड्यूल है उसके क्या स्पेसिफिक फीचर है, जिसको अभी इंडियन इसरो के माध्यम से बेसिकली क्या है कंक्लूड किया गया है, सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। यहाँ पर गगनयान से संबंधित कुछ की स्टैटिक फैक्ट आप यहाँ पर इस प्रकार से अभी देखने वाले हैं। लास्ट में हम यहाँ पर देखेंगे, ये एक लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर है एस जानकी, जिनका अभी हाल में निधन हुआ और इनको ट्रिब्यूट यहाँ पर क्या है पूरे देश भर से दिया जा रहा है और ये साउथ इंडिया की एक प्रकार से नाइट एंजेला के नाम से जानी जाती थी। तो बेसिकली आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नाइट एंजले किसको जाना जाता है, एस जानकी को जाना जाता है। ये एक क्या है प्लेबैक सिंगर है जिनका अभी 2026 यानी 12 जुलाई 2026 को अभी इनका देहांत हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं साथियों। ये जो आप पूरा आर्टिकल देख रहे हो इन सभी आर्टिकल से संबंधित क्या है, लास्ट में क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, इन क्वेश्चंस को भी आप अटेम्प्ट कीजिएगा। और उससे पहले कल हमने जो क्वेश्चंस देखे थे पढ़े थे उसके आंसर आप यहाँ पर देख सकते हो। जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर आप यहाँ पर देख रहे हो, ऑप्शन सी क्या है सही है। फिर इसी के साथ जो दूसरा क्वेश्चन है, इस दूसरे क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है वो आपको करेक्ट नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका जो आंसर सी है वो हमें करेक्ट नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन है उसका आंसर जो डी है वो हमें करेक्ट नजर आ रहा है। तो ये
क्वेश्चन इस प्रकार के थे और लास्ट में यहाँ पर जो फिफ्थ आर्टिकल था, फिफ्थ क्वेश्चन था, उसका आंसर हमें ए सही नजर होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपने ये कल के जो हमने क्वेश्चन देखे थे उसको भी हमने देख लिए। अब एक काम करते हैं, जो चीजें हैं उसको एक बार दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो माओरी ट्रेडिशन है उसके माध्यम से, माओरी का हाका ट्रेडिशन है उसके माध्यम से न्यूजीलैंड के द्वारा इंडियन प्राइम मिनिस्टर का स्वागत किया गया और ये भारतीय प्रधानमंत्री की 40 सालों में पहली यात्रा हमें नजर आ रही है न्यूजीलैंड की, ठीक है। और दोनों ही देशों ने 2030 तक इंडिया और न्यूजीलैंड के जो रिलेशन है वो किस प्रकार से होंगे, दोनों देशों ने इस विषय के ऊपर बातचीत की है। यहाँ पर हमें सबसे पहले माओरी जो हाका ट्रेडिशन है उसके संबंध में कुछ की स्टैटिक फैक्ट जान लेना जरूरी है। साथियों, कल की वीडियो में हमने देख लिया था डिटेल में कि इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में क्या क्या समझौते हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए के अंतर्गत। अभी हम यहाँ पर सिर्फ कल्चर वाले पार्ट को कवर करेंगे। अगर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पार्ट आपको देखना है तो कल की वीडियो में जाकर आप देख सकते हो। इसी के साथ साथ यहाँ पर बेसिकली क्या है कि ये जो हाका ट्रेडिशन है वो बेसिकली क्या है, पोलिनेशियन जो पीपल्स होते हैं जो कि न्यूजीलैंड के अंदर लगभग 19वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी के अंदर आते हैं, ठीक है। 13वीं शताब्दी के अंदर न्यूजीलैंड में आने वाले जो पोलिनेशियन नेविगेटर्स हैं उन सभी के माध्यम से इस संस्कृति को यहाँ पर लेकर आया गया। और ये जो ओरिजिनली आप हाका, माओरी हाका पूरा एक डांस फॉर्म देख रहे हो, ये डांस होता है और ये बेसिकली क्या है, वॉरफेयर के टाइम पर आमतौर पर जो प्राचीन टाइम है उस टाइम पर ये किया जाता था। तो यहाँ पर पहले इसका जो यूज है वो वॉरफेयर सेलिब्रेशन करने के लिए हुआ करता था, लेकिन आज के समय में हम यहाँ पर देखते हैं कि जब भी स्टेट सेरेमनी होती है, कल्चरल इवेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स सेरेमनी होती है, फ्यूनरल होता है, वेडिंग होती है और स्पेशल वेलकम, सभी चीजों को करने के लिए बेसिकली अब माओरी हाका जो ट्रेडिशन है उसको यहाँ पर इस डांस फॉर्म को यहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम चीजों को देखें कि इसका ओरिजिनेशन किस प्रकार से हुआ, तो कुछ वहां की ट्राइब हुआ करती थी। ट्राइब का नाम याद रखना जरूरी है। पहला है यहाँ पर क्या बोलते हैं, ईवी ट्राइब, और दूसरा है हापू जो कि क्या है, ईवी की ही सब ट्राइब हमें यहाँ पर नजर आती है। तो ध्यान रखिएगा, ईवी और हापू जो ट्राइब है और सब ट्राइब है, इन दोनों से ही क्या है, ये जो माओरी हाका ट्रेडिशन है ये बेसिकली डेवलप हुआ है। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है कि ये जो माओरी कम्युनिटी है, जनजातीय समूह है, ट्राइबल कम्युनिटी, इनको बेसिकली क्या है, ट्रीटी ऑफ वैतांगी जो कि 1840 के अंदर बेसिकली किया गया था। ब्रिटिश जो एक प्रकार से यहाँ पर शासन चला करता था उस दौरान पर, ठीक है। तो उस दौरान पर ये यहाँ पर क्या है, इस ट्राइबल कम्युनिटी को विशेष प्रकार का संरक्षण दिया गया था, ठीक है, इस ट्रीटी के अंतर्गत। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये एक प्रकार से जो माओरी हाका एक प्रकार से डांस फॉर्म है, वो एक प्रकार से वॉरियर जो होते हैं, युद्धक होते हैं, उनके स्पिरिट को यहाँ पर शो कर रहा होता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर कलेक्टिव आइडेंटिटी को शो करता है, इसी के साथ साथ उनकी विक्ट्री अचीवमेंट को, और इसी के साथ साथ यहाँ पर रिमेम्बरेंस को, रिस्पेक्ट और यहाँ पर अदर प्रकार की चीजों को, यहाँ पर ट्रेडिशन और हिस्ट्री को शो करने के लिए इस चीज का यहाँ पर आज के समय में यूज हमें नजर आता है। साथियों, ये जो हाका ट्रेडिशन है, ठीक है, माओरी हाका ट्रेडिशन, ये बहुत से प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, पहला जो आप यहाँ पर प्रकार देख रहे हो वो हाका पाओरी है। इसी के साथ साथ दूसरा पेरू है। इसी के साथ तीसरा है हाका तापा राही है, और यहाँ पर चौथा नागेरी, और यहाँ पर पांचवा मानवा वारा। इसी के साथ साथ छठे नंबर पे हमें नजर आता है का माटे, और ये जो का माटे है वो मोस्ट फेमस क्या है, कल्चर हमें यहाँ पर नजर आता है न्यूजीलैंड के अंदर हाका ट्रेडिशन के अंतर्गत। ये जो पूरा ट्रेडिशन है, यानी अब स्पेसिफिकली इसकी बात हो रही है, ये 19th सेंचुरी के अंदर डेवलप हुआ था। जो वहाँ की चीफ ट्राइब हुआ करती थी, जैसे कि यहाँ पर क्या है, राउ पेराहा और इसके अलावा नागाती टोआ, ये जो प्रमुख ट्राइब है, इनके माध्यम से इस ट्रेडिशन का विकास किया गया था।
और इसको पॉपुलराइज किया गया। जो ऑल ब्लैक रग्बी टीम होती है बेसिकली आज के आधुनिक टाइम पे न्यूजीलैंड की टीम, उनके माध्यम से इसको बहुत ही बड़े लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे क्या किया, फेमस किया गया। और आपने पिछले साल सुना होगा कि जो न्यूजीलैंड की संसद है उसके अंदर एक विधेयक को लेकर आया गया था, और उस विधेयक को फाड़ते हुए वहां के जो सांसद है उन्होंने भी माओरी ट्रेडिशन के अंतर्गत ही क्या किया था, हाका डांस किया था। तो उस टाइम पे भी ये जो डांस फॉर्म था वो बहुत ही ज्यादा न्यूज में हमें देखने को मिल रहा था। ठीक है। और इसी के साथ साथ ये आप देख सकते हो कि सपोर्टिंग इवेंट, नेशनल सेलिब्रेशन, इन सभी चीजों के टाइम पे आज इसका यूज किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो पूरा आर्टिकल था उसके संबंध में सारी जो चीजें थी वो हमने डिटेल में देख ली। अब आइए कुछ स्टैटिक फैक्ट और देख लेते हैं इंडिया से संबंधित, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि इंडिया में भी इस प्रकार के मार्शल ट्रेडिशन के अंतर्गत आने वाले बहुत सारे आर्ट फॉर्म हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे कि इंडिया के केरल के अंदर यहाँ पर कलारी पट्टू यहाँ पर नजर आता है। तो ध्यान रखिएगा, कलारी पट्टू केरला के अंदर, और ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। इसका जो ओरिजिनेशन है वो हमें केरला के अंदर ही देखने को मिलता है, जो कि लॉर्ड जो परशुराम है उनकी आराधना के संदर्भ में, या फिर उनको डेडिकेटेड करते हुए ये जो पूरा डांस फॉर्म है या फिर मार्शल आर्ट फॉर्म है उसको डेवलप किया गया है। इसके अंदर बेसिकली क्या है, जोर दिया जाता है फ्लेक्सिबिलिटी पर, बॉडी की कंडीशन, वेपन ट्रेनिंग और सेल्फ डिफेंस के ऊपर। ठीक है। इसके बेसिकली कुछ स्टेजेस हैं, आप इनको यहाँ पर देख सकते हो। इसी के साथ साथ इंडिया के अंदर दूसरा प्रमुख मार्शल आर्ट ट्रेडिशन है वो क्या है, गटका, जो कि पंजाब के अंदर जो निहंग वॉरियर होते हैं उनके द्वारा बेसिकली यहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं थांगता, जो कि मणिपुर के अंदर स्पेसिफिक यहाँ पर एक प्रकार से मार्शियल आर्ट फॉर्म यहाँ पर हमें नजर आता है। इसी के साथ साथ ये जो थांगता है उसके अंतर्गत हमें स्वॉर्ड, शील्ड और यहाँ पर क्या है, स्पीयर, फाइटिंग इक्विपमेंट, ये सारी चीजों के यहाँ पर क्या है यूज हमें इस ट्रेडिशन के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। तो इन सभी चीजों से संबंधित कुछ इमेजेस भी हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है। तो ये करना केरल का आपका यहाँ पर, ये जो केरला है इस केरल का एक प्रकार से डांस मार्शल आर्ट फॉर्म है जो कि कलरी पट्टू है, वो आप यहाँ पर उसकी इमेज यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है। तो मैंने आपको बताया 1840 में क्या होता है, ट्रीटी ऑफ वैतांगी होता है, जिसके अंतर्गत जो ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है, और जो न्यूजीलैंड के अथॉरिटी है, ब्रिटिश है, क्राउन है, और न्यूजीलैंड के जो माओरी चीफ वगैरह है उनके बीच में यहाँ पर एक समझौता होता है, जिसके अंतर्गत माओरी जो कम्युनिटी है उनको विशेष प्रकार की सुरक्षा प्रदान किया गया था। अब ये बाकी चीजों को आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपका क्या है, समरी के रूप में आप कुछ की फैक्ट को यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हो। तो ये जो हमारा पहला आर्टिकल था उसको हमने यहाँ पर डिटेल में कवर कर लिया है। अगला आर्टिकल आप यहाँ पर देख सकते हो, आईएनएस महेंद्रगिरी से संबंधित है। साथियों अभी क्या किया गया है, 11 जुलाई यानी 2 दिन पहले क्या किया है, ईस्टर्न जो हमारा फ्लीट कमांड था विशाखापत्तनम के अंदर, उसको बेसिकली अभी क्या किया है कि अपना 6th स्टील्थ फ्रिगेट, एक प्रकार से नेवी है जिसका नाम है आईएनएस महेंद्रगिरी, वो सौंप दिया गया है। अब बेसिकली ये जो आईएनएस महेंद्रगिरी है उसकी आप इमेज इस प्रकार से देख सकते हो। अब आइए इसके कुछ स्पेसिफिक फैक्ट की बात कर लेते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है। तो साथियों ये जो आईएनएस महेंद्रगिरी है, पहली इसकी इंपॉर्टेंट बात है कि इसको प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, जो प्रोजेक्ट 17A है उसके अंतर्गत जो नीलगिरी क्लास की जितनी भी सबमरीन है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, और इसी नीलगिरी सबमरीन के नॉट सबमरीन शिप, ठीक है, और इसी नीलगिरी जो शिप है उसकी कैटेगरी के अंतर्गत ही हमें यहाँ पर जो आईएनएस महेंद्रगिरी है उसका एक प्रकार से डेवलपमेंट यहाँ पर इंडियन नेवी के माध्यम से होता हुआ नजर आ रहा है। साथियों एक और बात का ध्यान रख सकते हो कि इसी के तरह इंडिया के अंदर पहले चला करता था क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट 17। अब ये जो प्रोजेक्ट 17 था वो बेसिकली क्या है, जो शिवालिक
एक प्रकार से क्लास की सबमरीन हुआ करती थी, उसको यहाँ पर इंडक्ट करता था या फिर उसको डेवलप करा करता था। तो यहाँ पर डिफरेंस ध्यान रखना कि आईएनएस या फिर नीलगिरी क्लास की जो सबमरीन है प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत, और जो शिवालिक क्लास की सबमरीन है, नॉट सबमरीन, अगर मैं बार बार सबमरीन बोल रहा हूँ तो ध्यान रखना शिप की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, जो शिवालिक क्लास की जो शिप है वो बेसिकली प्रोजेक्ट 17 के अंतर्गत बनाई जा रही है, ठीक है, बनाई गई थी। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट 17A की अगर स्पेसिफिक बात करें तो इसके अंदर स्पेसिफिकली महेंद्रगिरी की, तो इसके अंदर जो 75% कंपोनेंट है वो इंडिजेनियसली डेवलप किया गया है। इसका वजन आप देख सकते हो 6670 टन। इसका जो पूरा मैक्सिमम स्पीड है वो 28 नॉट्स हमें यहाँ पर नजर आता है। और इसको क्या है, एमडीएल यानी मैजगॉड क्या बोलते हैं, मैजागोन डॉक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई के माध्यम से इसको तैयार किया गया है, ठीक है, बिल्ड किया गया है। और इसका जो डिजाइन है वो एक अलग कंपनी के माध्यम से किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है, इंडियन नेवी के माध्यम से किया गया है। इसका जो नाम है वो बेसिकली जो ईस्टर्न हिल है या ईस्टर्न घाट है उसके अंदर पाई जाने वाली जो महेंद्रगिरी हिल है, ठीक है, उसके आधार पर इसका नामकरण किया गया है। साथियों, ये हमें देखने को मिलता है कि आमतौर पर हम जितने भी पहले जहाज बनाया करते थे वो 90 मंथ का टाइम लिया करता था, लेकिन इसको हम बेसिकली क्या है सिर्फ और सिर्फ 72 मंथ के अंदर ही कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये जो शिप है उसको हम काफी जल्दी इस वजह से बना पाए क्योंकि इसमें हमने क्या किया, 200 से भी ज्यादा जो इंडिया की छोटी इंडस्ट्रीज हुआ करती थी उनको शामिल किया था। यानी माइक्रो स्मॉल और मीडियम जो एंटरप्राइजेज हैं उनको यहाँ पर शामिल किया गया था। उसके बहुत सारे जो पार्ट हैं इन छोटी छोटी कंपनियों से मंगवाया गया था, उनसे तैयार करवाया गया था, ठीक है। तो एक इसका क्या है, ये कुछ स्पेसिफिक चीजें हमें नजर आती हैं, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि ये जो शिप था इसकी स्पेशलिटी क्या है, ठीक है, इसकी कैपेबिलिटीज क्या है। तो सबसे पहला क्या है, इसको हमने डेवलप किया है ऑफेंसिव वेपन सिस्टम को बेसिकली क्या है लेस करने के लिए। क्यों इसको ऑफेंसिव बनाया गया है, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो हमने जो ब्रह्मोस सब सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल होता है, ठीक है, उसको हमने इस पूरे शिप के अंदर लगाया हुआ है, ठीक है। अब आप सभी जानते हो कि जो ब्रह्मोस है वो हमने इंडिया और रशिया ने मिलकर तैयार किया है और ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल की कैटेगरी में हमें नजर आता है। अब चूंकि हम इस जहाज के ऊपर इसको रख सकते हैं तो हम समुंदर के माध्यम से कहीं भी क्या कर सकते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल से किसी भी एरिया पे अटैक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ 76 mm सुपर रैपिड गन जो माउंट है उसको यहाँ पर बेसिकली लगाया गया है। इसी के साथ साथ क्लोज इन वेपन सिस्टम को भी इसके अंतर्गत लगाया गया है ताकि इसको युद्धक क्षमता के लिए और भी अच्छे से तैयार किया जा सके। इसी के साथ साथ इसके अंदर दूसरा प्रमुख चीज हम क्या देख रहे हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम को भी यहाँ पर अच्छे से तैनात किया गया है। जैसे कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर जो मिसाइल सिस्टम्स होते हैं उनको इसके अंदर तैनात किया गया है। इसी के साथ साथ MF स्टार मल्टी फंक्शनल जो रडार होते हैं उनको लगाया गया है और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम को भी इसके अंदर बेसिकली यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ थर्ड इसकी स्पेशलिटी नजर आती है एंटी सबमरीन वॉरफेयर। बेसिकलॉन्चर्स क्या है, ये पूरी तरह से इंडिजेनस है, 75% कंटेंट, ठीक है। और इसके अंदर इंडिजेनस रॉकेट लॉन्चर्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं, ट्रेपो टोरपेडो लॉन्चर्स लगाए गए हैं, इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम भी लगाया गया है। इसका मतलब क्या है कि अगर आसपास कोई सबमरीन है दुश्मन देश की तो उन सबमरीन को भी हिट करने की इसके पास क्या है, हमें कैपेबिलिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार से पूरा जो सिस्टम है हम यहाँ पर इसके अंदर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ स्टैटिक फैक्ट था। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं चौथा पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी के लिए भी इसको तैयार किया गया है क्योंकि इसके अंदर वॉरफेयर जो सूट्स होते हैं, मॉडर्न स्टील्थ टेक्नोलॉजी है वो लगाई गई है और यहाँ पर कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम भी लगाया गया है। अब यहाँ पर हम शुरुआत में ही बात कर रहे थे कि ये एक प्रकार का स्टील्थ फ्रिगेट होने वाला है। सबसे पहले आप यहाँ पर समझिए कि हमारे पास जितनी भी शिप
होती हैं उन सभी को विभिन्न प्रकार की कैटेगरियों में हम करके रखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर शुरुआत की 3 जो शिप देख रहे हो, ये एक प्रकार से वॉरफेयर शिप है, ठीक है, जो कि पहला और सबसे पहले नंबर पे हमें नजर आता है डेस्ट्रॉयर, दूसरे नंबर पे फ्रिगेट और तीसरे नंबर पे बेसिकली कॉर्वेट हमें नजर आते हैं। जो डिस्ट्रॉयर होते हैं वो बेसिकली क्या है, ऑफेंसिव स्ट्राइक करने के लिए यूज किए जाते हैं, यानी इनका अंदर बहुत सारे जो एडवांस एक प्रकार से मिलिट्री इक्विपमेंट है वो लगाए जाते हैं। और फ्रिगेट बेसिकली क्या है, मल्टी रोल वॉरफेयर सिस्टम होता है इसके अंदर। इसके माध्यम से हम सरफेस के ऊपर, एयर के ऊपर और सबमरीन हर जगह पर अटैक कर सकते हैं। और जो कॉर्वेट होते हैं वो छोटे साइज, सबसे छोटे साइज के जहाज होते हैं जिनका यूज कोस्टल डिफेंस के लिए प्रयोग किया जाता है और कभी कभी पेट्रोलिंग करने के लिए किया जाता है। तो आमतौर पर जब भी युद्ध होता है तो इन दोनों चीजों का व्यापक रूप से प्रयोग हम आमतौर पर देखते हैं। इसी के साथ और भी नेवल शिप हो सकती हैं, जैसे कि जो कि कमर्शियल बेस पर या अदर बेस पर हमें यूज होते हुए नजर आती हैं, जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीन, ठीक है, ये आप सभी जानते होंगे। तो वापस आते हैं यहाँ पर। तो हमने इतना सब कुछ देख लिया। प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत ये सारी चीजों को डिवाइड किया जा रहा है। 17 के अंदर शिवालिक क्लास की जो स्टील्थ फ्रिगेट जो शिप है वो बनाई जा रही है। इसको डिजाइन बेसिकली WDB के माध्यम से किया गया है। इंडियन नेवी ने कहा था कि हम 7 स्टील्थ फ्रिगेट यानी एक प्रकार से नीलगिरी क्लास की शिप को यहाँ पर इंडियन नेवी को देंगे, और इसके अंतर्गत 6 को दे दिया गया है। अब एक शिप यहाँ पर रह गई है, ठीक है, जिसको जल्द ही कमीशन कर दिया जाएगा। प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत कौन कौन से यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं एक प्रकार से शिप। पहला है INS नीलगिरी, उदयगिरी, हिमगिरी, तारागिरी और यहाँ पर दूनागिरी। इन सभी को पहले ही कमीशन कर दिया गया है, और आज के समय में आप देख रहे हो महेंद्रगिरी को भी कमीशन कर दिया है। और ऐसा बोला जा रहा है कि इन फ्यूचर जो विंध्यागिरी है उसको भी क्या किया जाएगा, 2026 के एंड तक आते आते हम कमीशन कर देंगे। यानी जो सातों एक प्रकार से जो फ्रिजिड शिप्स हैं उन सभी को बेसिकली क्या है, कमीशन कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इंडिया का जो तत्परता है वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 7 में से 6 जो शिप हैं वो हमने पहले ही कमीशन कर दिया है, और 1 साल के भीतर भीतर ही यानी 18 महीने में ही हमने ये जो 6 एक प्रकार से शिप है उनको कमीशन किया है। और ये क्या है, इंडिया की एक मेजर उपलब्धि हमें नजर आ रही है कि 1 ही या 1.5 साल के अंदर ही हमने क्या है, इतने बड़े पैमाने पर जो शिप का निर्माण है वो बेसिकली कर दिया है। और ये सब कुछ कैसे संभव हो पाया, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों का हमने यहाँ पर सहयोग लिया है। बहुत सारी जो प्राइवेट कंपनियां थी, इंडियन नेवी थी, और यहाँ पर जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसने यहाँ पर एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को जल्दी से अप्रूव कर दिया। इस वजह से ये बेसिकली क्या है, इंडिया इतनी बहुत तेजी से काम कर पा रहा है इस फील्ड के अंदर। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो दिसंबर 2024 के तक 18 वॉरशिप को हमने कमीशन किया था। और यहाँ पर क्या है, 48 वॉरशिप को हम बेसिकली देख रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन है, जल्दी इसको कमीशन कर दिया जाएगा। और साल का जो एंड है उसके अंतर्गत हम ये जो नीलगिरी क्लास का अब ये पूरी सबमरीन है, उसके अलावा भी 8 एडिशनल शिप है वो बेसिकली इंडियन नेवी को सौंप देंगे। ऐसा बेसिकली क्या है, यहाँ पर हमारे जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनके माध्यम से कहा जा रहा है। और यहाँ पर उन्होंने ये भी बता दिया कि अभी जितनी भी नई शिप आएंगी उन नई शिप्स के अंदर 70 to 75% जो कंटेंट होगा या एक प्रकार से कंपोनेंट होगा वो इंडिया का रहने वाला है। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर आप इसका इम्पोर्टेंट समझ ही गए हो कि इंडिया की आत्मनिर्भर भारत का जो प्रोजेक्ट है उसको और ज्यादा इम्प्रूव करेगा। नेवल प्लेटफॉर्म इंडिया के और ज्यादा डेवलप हो जाएंगे, मैरीटाइम डिफेंस बढ़ पाएगा, डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ेगा, MSME इकोसिस्टम और ज्यादा मजबूत होगा। इस प्रकार से आपने ये सारे फैक्ट देख लिए। इंडियन नेवी से कुछ की फैक्ट है आप यहाँ पर देख सकते हो। 1612 में इसको इस्टेब्लिश किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से। ठीक है, जब
50 में बेसिकली 1947 में भारत आजाद हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 में इसका जो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट के हाथों में ये पूरा आ गया था। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर नजर आता है और शम नो वरुणा, ये इसका क्या है टैगलाइन हमें नजर आता है। इसका एक ईस्टर्न कमांड है और इसी को ही बेसिकली क्या है ये आईएनएस महेंद्रगिरी सौंपा गया है और ये इंडिया की लार्जेस्ट नेवल कमांड हमें यहाँ पर नजर आती है। ठीक है, जो कि बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन जो रीजन है उसको बेसिकली क्या है प्रोटेक्ट करने के काम आती है। ठीक है, ये प्रीलिम्स के रिगार्डिंग कुछ की फैक्ट है, आप यहाँ पर इसको नोट कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल भी हमने डिटेल में कवर कर लिया। इसी के साथ साथियों अगले आर्टिकल में बढ़ने से पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो एनके ग्लोबल एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पर जाके फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ करंट अफेयर का एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जिसमें डेली, वीकली, मंथली और पूरे साल भर का करंट अफेयर आपको 499 में प्राप्त होगा। और इस वन स्टॉप सॉल्यूशन से जुड़ने के लिए आप यहाँ पर ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया है इसके ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा भी आप यहाँ पर जो टेलीग्राम का इस क्यूआर कोड है इसको स्कैन करके कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको मंथली मैगजीन मिलेगी जनवरी से लेकर दिसंबर तक। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको D2D प्रोग्राम के अंतर्गत यानी दिसंबर टू दिसंबर 1 ईयर करंट अफेयर प्रोग्राम के अंतर्गत आपको पूरा जो करंट अफेयर है वो मैगजीन मिलेगी सब्जेक्ट वाइज। जैसे आप इंडियन पॉलिटी का मैगजीन देख रहे हो, ये बेसिकली प्रीलिम्स 2026 को टारगेट करके बनाया गया है। इसी के साथ अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो स्पेशली आपके लिए M2M बेसिकली मार्च टू मार्च 1 ईयर करंट अफेयर प्रोग्राम है जो कि प्रीलिम्स 2027 को टारगेट करके बनाया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो इस प्रकार से आपका अलग अलग सब्जेक्ट वाइज जो मैगजीन है वो रहने वाली है। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट। इसी के साथ साथियों आप ये जो कांटेक्ट नंबर दिया था आपको, आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं और भी अधिक जानकारी के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर वापस आते हैं अपने आर्टिकल की तरफ। बेसिकली अगला जो आर्टिकल है वो बात कर रहा है कि इंडिया के अंदर ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन अभी 2024 और 23-24 का आंकड़ा रिलीज किया गया। उसमें हमें ये देखने को मिला कि इंडिया के अंदर जो फॉरेनर स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या है वो 47% तक यहाँ पर राइज होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं, आपको इनमें से कोई भी आंकड़ा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 40% यहाँ पर इंक्रीज हुआ और यहाँ पर भारत के अंदर सबसे ज्यादा बाहर देश से आने वाले जो स्टूडेंट हैं वो हमें नेपाल से देखने को मिलते हैं। ठीक है, और नेपाल के साथ बोला भी जाता है कि इंडिया और नेपाल का क्या है एक अच्छा रिलेशन हमें नजर आता है दो स्टेट के बीच में कोऑपरेशन के संदर्भ में। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है कि ये पूरा का पूरा जो फॉरेनर स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट है वो इतना ज़्यादा इस वजह से बढ़ा क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो अफोर्डेबल एजुकेशन है वो इंडिया में क्या है बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें क्वालिटी एजुकेशन और बेसिकली अदर जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर हो रहे हैं कि फॉरेनर जो स्टूडेंट है वो इंडिया के अंदर आके एडमिशन ले रहे हैं। इसी के साथ साथ जो इंडिया का कल्चरल और जो हिस्टोरिकल टाई है नेबरिंग कंट्रीज के साथ, इसका भी एक प्रमुख कारण हमें नजर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और स्टैटिक फैक्ट को देख लेते हैं। जैसे कि इंडिया ने बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम को चला रखा है बेसिकली इंटरनेशनलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, वो क्या स्कीम है? पहली स्कीम आप देख रहे हो स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के माध्यम से लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत जो फॉरेनर स्टूडेंट्स हैं उन सभी मेरिटियस जो स्टूडेंट होते हैं जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं उन सभी को क्या है स्कॉलरशिप प्रदान करने की बात की गई थी। इसी के साथ दूसरा हमारे सामने स्कीम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसके अंदर एकेडमिक जो कोलैबोरेशन है वो किया गया था बेसिकली विभिन्न कंपनियों के माध्यम से। इसी के साथ जो स्टूडेंट की मोबिलिटी है उसको भी और ज़्यादा फ्लेक्सिबल किया गया।
ताकि क्या है, जो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट है वो इंडिया के अंदर क्या है एजुकेशन ले पाए, और इंडिया एक प्रकार से क्या है ग्लोबल हब बन पाए एजुकेशन का। इसी के साथ साथ यहाँ पर इंडिया ने अभी हाल ही में एबीसी सिस्टम को लॉन्च किया है, यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का। इसके अंतर्गत बेसिकली क्या है कि जो लर्निंग और क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम है उसको काफी हद तक फ्लेक्सिबल बनाया, जिससे कि स्टूडेंट क्या है अपने देश में आकर क्या है एडमिशन ले सकते हैं। साथियों, आप सभी जानते हो कि हर देश के अंदर जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में क्या होता है, 12th के बाद हम क्या देखते हैं कि आपको ग्रेजुएशन के लिए जाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है 12th के बाद आपको ग्रेजुएशन के लिए जाना पड़ता है, और ज्यादातर स्थानों पर हमारे इंडिया में क्या है ग्रेजुएशन पहले की बात करें तो 3 साल की हुआ करती थी। और वर्ल्ड लेवल पे अगर आप देखोगे तो कई जगहों पर क्या है कि 10th के बाद ही वो बेसिकली क्या करते हैं, आपको ग्रेजुएशन में यानी कॉलेज के अंदर भेज देते हैं। और फिर उसके बाद उनकी जो ग्रेजुएशन हुआ करती थी वो फिर कितने साल की हुआ करती थी, 4 से लेकर 5 साल की हुआ करती थी। ठीक है, ये पूरा सिस्टम अलग अलग देशों में अलग अलग चला करता था। तो ये जो सिस्टम है इसको बेसिकली क्या बोला जाता है कि इंडिया ने एक सिस्टम बनाया, एबीसी सिस्टम। इसके अंतर्गत हमने ये डिसाइड कर लिया कि 10th के बाद जो बेसिकली क्या है अगर इंडिया के अंदर एजुकेशन करने के लिए आ रहा है तो हमने यहाँ पर क्या बोला, 12th के बाद आप इंडिया में आ सकते हो ग्रेजुएशन के लिए। लेकिन बाहर देश में क्या हो सकता है, उन्होंने 10th की और इंडिया में ग्रेजुएशन के लिए आ गए। तो इस चीज से बचने के लिए वहां देश का यानी जिस देश से वो अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है तो उस देश का सिस्टम यहाँ पर पहले इक्वलाइज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वहां का 10th का स्टूडेंट है और यहाँ का 12th का स्टूडेंट है, और वहां का उसने 10th का कंप्लीट करने के बाद 2 साल हायर एजुकेशन ग्रेजुएशन अगर उसने की है तो उसको इंडिया के इक्विवेलेंट माना जाएगा। यानी ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में अगर इंडिया के अंदर आके एडमिशन लेता है तब वो माना जाएगा कि हाँ वो इंडिया के अंदर एडमिशन ले सकता है, तभी वो इंडिया के स्टूडेंट के बराबर रहेगा। नहीं तो बाकी सभी क्या करेंगे, इंडिया के अंदर लोग क्या करेंगे 10वीं तक बाहर जाके पढ़ के आएंगे और जल्दी से ग्रेजुएशन करने के लिए वहाँ की सर्टिफिकेट यूज करके यहाँ इंडिया में एडमिशन ले लेंगे। तो इस चीज से बचने के लिए ये पूरा सिस्टम चलता है, तो इसको और भी ज्यादा ठीक ढंग से लागू किया गया ये हमें नजर आता है। और इसी वजह से हमें ये जो स्टूडेंट की संख्या है वो इंडिया के अंदर ज्यादा देखने को मिल रही है। हालांकि अब कुछ चैलेंजेस भी हैं हमारे सामने कि हमारी जो इंडिया की यूनिवर्सिटीज है वो ग्लोबल रैंकिंग में अभी इतना अच्छा नहीं कर रही है, इस ओर हमें ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, इंटरनेशनल स्टूडेंट सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा मजबूत करना चाहिए। और इसी के साथ वीजा और एडमिनिस्ट्रेटिव जो बॉटल नेक होते हैं, ठीक है, उनको रिमूव करना चाहिए। ठीक है, वीजा से संबंधित जो एक प्रकार से यहाँ पर क्या है पॉलिसीज है उसको हमें क्या है और ज्यादा नरम करना चाहिए। और इसी के साथ यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और चाइना जैसी कंट्रीज हमारे सामने है कंपटीशन के तौर पर, और अपने स्टैंडर्ड को इन सभी देशों के स्टैंडर्ड के मुकाबले अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। तभी जाकर हम क्या है अच्छा एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर इंडिया के अंदर डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, ये कुछ स्टैटिक फैक्ट है आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। साथियों, नेक्स्ट आर्टिकल में आप यहाँ पर देख रहे हो चाइना ने अभी क्या किया है, रीयूजेबल रॉकेट को सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया है। और यहाँ पर जो स्पेस एक्स है यूएसए का, इसी के साथ ब्लू ओरिजिन है ये भी यूएसए का ही है। इन दोनों के बाद बेसिकली क्या है तीसरा बेसिकली कंपनी है या फिर चाइना देश है दूसरा, जो कि क्या है इस प्रकार का जो सिस्टम है वो डेवलप करता हुआ हमें नजर आ रहा है। बेसिकली आप सभी जानते होंगे कि यहाँ पर जो रॉकेट होते हैं उन रॉकेट्स के अंदर यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हो, इस रॉकेट के अंदर बहुत सारे आपको स्टेज नजर आएंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले ये वाला जो पूरा का पूरा सिस्टम नजर आएगा, ये बेसिकली क्या है इसको हम बूस्टर स्टेज कहते हैं।
ठीक है। और बूस्टर स्टेज के ये वाला जो ऊपर का पार्ट है इसको बेसिकली क्या कहते हैं, एक प्रकार से ऑर्बिटल मॉड्यूल कहते हैं। ऑर्बिटल मॉड्यूल के ऊपर वाला ये वाला जो पार्ट है इसको बेसिकली बोला जाता है सर्विस मॉड्यूल। और सर्विस मॉड्यूल के ऊपर ये वाला जो पोर्शन है इसको बोला जाता है क्रू मॉड्यूल। और ये जो क्रू मॉड्यूल है इसी को बेसिकली क्या है, अंतरिक्ष में हम बेसिकली स्थापित करने का काम करते हैं। और यहाँ पर ये जो आप बाकी पार्ट देख रहे हो ये बाकी पार्ट क्या है, धरती के ऊपर ही या अंतरिक्ष में ही क्या होते हैं, बेकार हो जाते हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए चाइना ने और यूएसए ने क्या सिस्टम किया है कि बेसिकली हम ऐसा रॉकेट बनाएंगे जो कि बेसिकली क्या है, अंतरिक्ष में हम लॉन्च करने के बाद ये अपना जो सबसे ऊपर वाला सिस्टम है इसको तो अंतरिक्ष में छोड़ देंगे, लेकिन इसका जो नीचे वाला पूरा का पूरा पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर एक प्रकार से ऑर्बिटल मॉड्यूल से लेकर आपका जो ये कैप बेसिकली बूस्टर वगैरह है वो इंडिया के अंदर, नॉट इंडिया, अर्थ के ऊपर वापस आ जाएगा। इस प्रकार का सिस्टम यहाँ पर इन्होंने डेवलप किया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हो कि इसका जो ऊपर का पार्ट है वो बेसिकली क्या है, अंतरिक्ष में जा चुका है। और ये जो पूरा का पूरा आप ये देख रहे हो ये बूस्टर या फिर रॉकेट जो है वो वापस अर्थ के सरफेस पे यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सिस्टम को देख सकते हो। तो एक प्रकार से आप देख सकते हो कि जो व्हीकल मेजर कंपोनेंट हैं बेसिकली फर्स्ट स्टेज बूस्टर्स जो होते हैं उन सभी को दोबारा से हम क्या कर पाएंगे, रिकवर कर पाएंगे और उसको दोबारा से यूज कर पाएंगे और मल्टीपल मिशन के लिए उसका यूज किया जा सकता है। ये बेसिकली क्या है, रीयूजेबल रॉकेट का एक स्पेसिफिक फीचर हमें नजर आता है। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं, चाइना के द्वारा ये पूरा सिस्टम किया गया है। चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन है, जैसे इंडिया के अंदर इसरो होता है वैसे ही चाइना के अंदर चाइना की स्पेस एजेंसी है, उसके माध्यम से ये काम किया गया है, CASC के माध्यम से। इसी के साथ साथ ये जो पूरा रॉकेट है इसको बेसिकली लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर यहाँ पर तैनात किया, बेसिकली भेजा गया है। और यहाँ पर जो पूरा सिस्टम है वो बेसिकली क्या है, जो फ्लोटिंग सी प्लेटफॉर्म के ऊपर यहाँ पर क्या है, इस रॉकेट को वापस लाने के लिए क्या किया है, क्या बोलते हैं, नेट असिस्टेंट रिकवरी सिस्टम को यहाँ पर इन्होंने यूज किया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो ये जो पूरा सिस्टम है ऊपर गया था, ऊपर जाने के बाद इसने क्या किया, जो अपना सिस्टम था उसको अंतरिक्ष में स्थापित किया। अंतरिक्ष में स्थापित करने के बाद वापस वो अर्थ के सरफेस पे इस तरह से आ गया है। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम हमें यहाँ पर नजर आया। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या है कि भाई जो लॉन्च की कॉस्ट हुआ करती थी अब वो कम हो जाएगी, जो बूस्टर हुआ करते थे वो रीयूज हो पाएंगे। इसी के साथ साथ लॉन्च की जो फ्रीक्वेंसी है वो और ज्यादा बढ़ पाएगी, क्योंकि जो बड़े बड़े जो बूस्टर होते हैं उनको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी वो और ज्यादा बढ़ेगी, सैटेलाइट लॉन्च जो कैपेबिलिटी है वो और ज्यादा बढ़ेगी, और डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन है वो और ज्यादा अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, और चाइना ने बेसिकली प्लान किया है कि 2030 तक वो क्या करेंगे, एक मून मिशन भेजेंगे क्रू के साथ में। तो उसके लिए भी ये जो पूरा टेक्नोलॉजी है वो जरूरी था। आप यहाँ पर कंपैरिजन देख सकते हो कि अमेरिका का जो स्पेस एक्स है उसके फाल्कन 9 रॉकेट के बीच में, और चाइना का जो बेसिकली लॉन्ग मार्च 10B रॉकेट है उसके बीच में। ठीक है, यहाँ पर वजन और बाकी चीजों को यहाँ पर आप देख सकते हो। अब बात करते हैं इसरो की। तो साथियों इसरो ने भी कुछ इसी प्रकार का सिस्टम यहाँ पर लॉन्च किया है। ठीक है, यहाँ पर सक्सेसफुली टेस्ट किया है, गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल का सिस्टम को यहाँ पर टेस्ट किया है। अब बेसिकली यहाँ पर पहले आप इस इमेज में देखिए गगनयान मिशन बेसिकली है क्या। अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा, एक रॉकेट है, उस रॉकेट के अंदर बहुत सारे पार्ट हैं, और इस रॉकेट को यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा, और लॉन्च करने के बाद यहाँ पर क्या किया जाएगा, आदमियों को इस क्रू मॉड्यूल के अंदर बैठाया जाएगा।
और लोगों को बैठाकर फिर अंतरिक्ष के अंदर 3 दिन के लिए वहां पर उनको छोड़ा जाएगा। तो इस प्रकार का सिस्टम यहाँ पर हमें नजर आता है। और वापस क्या है, ये जो अंतरिक्ष यात्री है, यहाँ पर एक सिस्टम लगा होगा जिसको हम देख रहे हैं क्रू मॉड्यूल, और दूसरा है सर्विस मॉड्यूल। उसके तहत वो क्या करेंगे, अर्थ का जो कक्षा है उसके ऊपर वापस आ पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, इंडिया का यानी इसरो का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन यहाँ पर होने वाला है। इसके लिए हम बेसिकली GSLV मार्क 3 का यहाँ पर, यानी एक रॉकेट जो आप देख रहे हो GSLV मार्क 3 का यहाँ पर यूज किया जाएगा। इस इमेज में अगर आपको यहाँ पर ये नजर आ रहा हो तो इसी के साथ साथ यहाँ पर इसके बहुत सारे पार्ट है, मैंने आपको बता दिया। ये बूस्टर होता है, फिर इसके बाद यहाँ पर ये क्या होता है, ऑर्बिटल मॉड्यूल होता है, ये सर्विस मॉड्यूल होता है, फिर यहाँ पर नीचे हमें क्रू मॉड्यूल नजर आता है। अब इसके अंतर्गत अभी हमने टेस्ट क्या किया है, अभी हमने टेस्ट किया है ये वाले पार्ट को, ठीक है। ये जो क्रू मॉड्यूल होता है इसको हमने यहाँ पर टेस्ट किया है। इसको बेसिकली इसके अंदर हमने क्या सिस्टम लगा रखा है कि जब ये स्पेस के अंदर जाएगा, आप यहाँ पर पूरे मिशन को ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या है, हम सबसे पहले रॉकेट के माध्यम से इसको लॉन्च करेंगे। लॉन्च करने के बाद ये हमारा लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा। लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर जाने के बाद ये जो क्रू मॉड्यूल है उसको अंतरिक्ष में छोड़ देगा। स्टेज 4 में आप यहाँ पर देख रहे हो। और यहाँ पर जिनको एक्सपेरिमेंट करना था वो एक्सपेरिमेंट करके हम वापस अर्थ की कक्षा में आने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिस्टम लगा रखा है हमने, ठीक है, जो कि बेसिकली क्या है, रीओरिएंटेशन मॉड्यूल चेंज डायरेक्शन यहाँ पर सिस्टम हम देख रहे हैं, जिसको हम डी बूस्ट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा, डी बूस्ट। और ये डी बूस्ट का ही सिस्टम अभी हमने बेसिकली क्या है, टेस्ट किया है, सफल परीक्षण किया है। और यहाँ पर बेसिकली क्या है, सेपरेशन ऑफ क्रू क्या बोलते हैं, और यहाँ पर जो सर्विस मॉड्यूल है वो यहाँ पर किया जाएगा। तो डी बूस्टर के अंतर्गत क्या होगा, ये जो कैप्सूल अब ऊपर अंतरिक्ष में है उसको वापस अर्थ के कक्षा में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इग्नाइट करेंगे, आग देंगे, फिर वो अर्थ की कक्षा में आ जाएगा। और अर्थ की कक्षा में वो जैसे ही आएगा तो इसके अंतर्गत ये जो सर्विस मॉड्यूल है वो अलग हो जाएगा और जो क्रू मॉड्यूल है वो अलग हो जाएगा। और क्रू मॉड्यूल के अंदर हमने जो एस्ट्रोनॉट बिठा रखे हैं उन सभी को पैराशूट दिया हुआ है। वो पैराशूट के सहारे क्या करेंगे, जो समुंदर होता है उस समुंदर के ऊपर क्या करेंगे, लैंड कर लेंगे। इससे क्या है कि जो हमारे एस्ट्रोनॉट हैं वो सीधे यानी आसानी से क्या करेंगे, धरती की कक्षा पर वापस लौट पाएंगे। और ये सारी जो स्प्लैश डाउन होगा वो गुजरात के अरेबियन सी में हमें यहाँ पर नजर आएगा। तो यहाँ पे आपने चीजों को देख लिया कि पूरा सिस्टम यहाँ पर क्या था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। ये बेसिकली क्या है, पोस्ट स्प्लैश डाउन सिस्टम यहाँ पर हमें नजर आता है, जिसके अंतर्गत जो मॉड्यूल सेपरेशन है और क्रू सेफ्टी है उसको ध्यान में रखने के लिए यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर टेस्ट किया गया है, ठीक है। इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं कि जो रिटर्निंग कैपेबिलिटी है वो डेवलप कर रहे हैं। इसके माध्यम से जो स्प्लैश डाउन करेंगे अरेबियन सी के अंतर्गत, जिससे कि बेसिकली क्या है, सेफली तरीके से हम अपने जो एस्ट्रोनॉट हैं उनको रेस्क्यू कर सकते हैं। देखो ये भी हो सकता है, आप यहाँ पर इमेज में देखिए, कंडीशन ऐसी भी आ सकती है कि ये जो पूरा का पूरा मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल अब अंतरिक्ष में हवा में उड़ रहा है और इसका जो एक प्रकार से सर्विस मॉड्यूल है जो कि इसको डायरेक्शन देता था या इसकी दिशा को तय करता था वो तो नष्ट हो गया है। अब ये एक क्या है, बस एक टुकड़ा है बहुत सारे क्या बोलते हैं, कलपुर्जों का, और इसके अंदर एस्ट्रोनॉट बैठे हुए हैं। अब ऐसे में ये अपवर्ड भी जमीन के ऊपर गिर सकता है और डाउनवर्ड भी क्या है, जमीन के ऊपर गिर सकता है। मान लीजिए कि क्या हुआ कि डाउनवर्ड, ये बेसिकली ये जो इसका कोना है वो ऊपर की बजाय नीचे की ओर, ये बेसिकली जो कोना है वो यहाँ पर जमीन के ऊपर गिर जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, जो हमारे एस्ट्रोनॉट हैं उनको नुकसान हो जाएगा। तो इस संदर्भ को ठीक करने के लिए हमने क्या है, इसके अंदर एक सिस्टम फिट कर दिया है कि चाहे ये अपवर्ड गिरे जमीन, जो पूरा सागर है उसके अंदर, समुंदर के अंदर, चाहे ये डाउनवर्ड गिरे, हमारे जो एस्ट्रोनॉट है वो दोनों ही कंडीशन में क्या है, सुरक्षित हमें नजर आएंगे, ठीक है। तो यही पूरा सिस्टम आप यहाँ पर देख रहे हो कि अपवर्ड और डाउनवर्ड कैसे भी कंडीशन हो, बेसिकली जो हमारे एस्ट्रोनॉट हैं वो सेफ रहेंगे, ठीक है। इसके अंदर जो पैराशूट है और बाकी सिस्टम को लगा दिया गया है। इसी के साथ साथ ये कुछ
टेस्ट हैं जो कि हमने इंडिया ने पहले ही कर लिए थे, जैसे कि अम्ब्रिकल सेपरेशन मैकेनिज्म टेस्ट, ठीक है, यानी जो सेपरेट करने वाला सिस्टम होता है जो कि क्रू मॉड्यूल को सर्विस मॉड्यूल को अलग करता है, वो हमने पहले ही टेस्ट कर रखा है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो क्रू मॉड्यूल का सब सिस्टम, ये भी बेसिकली पहले से टेस्ट कर रखा है। ये आप चीजों को देख सकते हो। ये इस तरह से ये अपना पूरा आर्टिकल था। मुझे उम्मीद है ये वाला जो पूरा आर्टिकल है वो आपको समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पर आज अपना आखिरी आर्टिकल की बात कर लेते हैं, जिसमें आप देख रहे हो कि 12 जुलाई 2026 को जो एस जानकी हैं उनका निधन होता है। ये इंडिया की फेमस प्लेबैक सिंगर हमें नजर आती है, जिन्होंने प्लेबैक सिंगिंग को अपने जीवन के 60 साल प्रदान किए, यानी 60 वर्षों तक यह प्लेबैक सिंगिंग करती रही। इन्होंने 20,000 से भी जो ज्यादा गाने हैं वो गाए हैं, ठीक है, प्लेबैक सिंगिंग के तौर पर, और 17 भाषाओं में इन्होंने गाना गाया है, चाहे वो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, हिंदी और ओडिशा कोई भी भाषा हो। इसी के साथ साथ इनको भारत के द्वारा पद्म भूषण और इसी के साथ साथ 4 नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड और इसी के साथ 30 से भी ज्यादा स्टेट फिल्म अवार्ड को द्वारा भी इनको सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। और इनके इन्हीं कंट्रीब्यूशन को देखते हुए जो यहाँ पर बेसिकली क्या है, आप देख सकते हो कि कर्नाटका गवर्नमेंट के माध्यम से, ठीक है, इनको राज्य सरकार का जो स्टेट ओनर है वो प्रदान किया गया है। साथियों, स्टेट ओनर एक प्रकार की सेरेमनी होती है जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को सम्मान देने के लिए जो पूरा राज्य है वो बेसिकली क्या करता है, उनके सम्मान में एक प्रकार से एक दिवसीय कार्यक्रम रखता है। इस कार्यक्रम में क्या किया जाता है, उनको गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाता है हमारी फौज के माध्यम से, और सेरेमोनियल सैल्यूट इनको प्रदान किया जाता है। और जो गवर्नमेंट के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो उनके फ्यूनरल में शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से एक राजकीय सम्मान के साथ क्या होता है, किसी को विदा किया जाता है तो उसको बोला जाता है स्टेट का ओनर, ठीक है। तो यहाँ पर इसी वजह से ये न्यूज में हमें देखने को मिलता है कि एस जानकी जी को क्या किया गया है, अभी कर्नाटका जो स्टेट है उसके माध्यम से स्टेट ऑनर प्रदान किया गया उनके मरणोपरांत, उनके फ्यूनरल को। इसी के साथ साथ उनके द्वारा ये भी कहा, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनके द्वारा ये भी बेसिकली बोला गया कि ये सिर्फ क्या है कर्नाटका की धरोहर नहीं है, बल्कि क्या है पूरे इंडिया का सम्मान हमें नजर आती है। तो इस वजह से जो एस जानकी है वो इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये अपने सारे आर्टिकल खत्म हो गए। अब इन सभी आर्टिकल से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, वीडियो को आप पॉज कीजिएगा और इनका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, ये हो गया अपना दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन के बाद ये है आपका तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन के बाद ये है आपका चौथा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन के बाद ये है आपका पांचवा क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चंस को आप यहाँ पर अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, और अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो चीजों को और बारीकी से और अच्छे से समझने के काबिल हो पाएंगे। तो क्वेश्चंस को आप जरूर अटेम्प्ट किया कीजिएगा। तो इसी तरह से अपना आज का जो पूरा आर्टिकल है वो समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये जो आर्टिकल है वो डिटेल में पसंद आया होगा। और यहाँ पर जो करंट अफेयर की मैगजीन वगैरह है उसको प्राप्त करने के लिए 8076586432 पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या फिर ये जो टेलीग्राम आईडी का क्यूआर कोड है वो आप स्कैन करके कांटेक्ट कर सकते हैं। ये अपना जो बाकी मैगजीन है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आपको यह जो वीडियो है वो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रेगुलर बेस पर इसी तरह से वीडियो देखने के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।